जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल हिंदी, जो कि आपकी एसएससी की एग्ज़ाम के लिए या अदर कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली है। ठीक है, हम आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं और एसएससी की अभी एग्ज़ाम आने वाली है, तो एग्ज़ाम के लिए आपके पूरे नंबर अगर आपके कवर हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं ट्रिकी एकेडमी के साथ में। तो पढ़ते रहे ट्रिकी एकेडमी के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। हम समास से शुरुआत करते हैं। समास, हिंदी का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? हमारा समास। समास की शुरुआत कर रहे थे हम, तो समास होता क्या है असल में, पहले तो ये इसकी बात कर लेते हैं। कई सारे बच्चों को पता है कि जो भी दो शब्द से मिलकर बना शब्द होता है उसी को समास कहते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम मनुष्य हम अपने विचारों को या हमारे अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए उसका जो छोटा रूप प्रयोग करते हैं, उसका जो सबसे स्पष्ट रूप या संक्षिप्त रूप प्रयुक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हम उसको समाप्त कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब समास हमने कहा कि मैं देश का भक्त हूँ। अब हम इतना लंबा सेंटेंस या इतना लंबा वाक्य बोलने के लिए ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मैं देश का भक्त हूँ, तो हम बोल सकते हैं कि मैं देशभक्त हूँ। ये छोटा रूप हो गया उसका। तो जब हम अपने विचारों को बड़े रूप से छोटे रूप में ढाल लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं समास। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि समास क्या होता है, अगर परिभाषा के तौर पर बात की जाती है तो दो या दो से अधिक या दो ही शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से संधि क्या होती है? तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से दो वर्ण आते हैं संधि में और शब्द आते हैं समास में। तो जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया रूप उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। लेकिन जब दो शब्दों के मेल से जो दो शब्द से मिलकर जो शब्द बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। अब बात आती है कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। पहला जो होता है इसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है वो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा जो होता है वो होता है द्विगु समास। पांचवा जो होता है द्वंद्व समास। और छठा जो होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये समास कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। समास किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के मेल से जो समास जो शब्द उत्पन्न होता है, संक्षिप्त रूप उत्पन्न होता है शब्द का, उसी को कहा जाता है समास। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर देश प्लस भक्त, देश जमा भक्त, देश जमा भक्त। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? देशभक्त। तो ये क्या हो गया? ये हो गया समास। ठीक है, देश भक्त। अब ये 6 प्रकार के समास हैं। इसके भी और अन्य प्रकार हैं, या इन समास में से भी एक समास को अन्य भागों में विभाजित किया गया है। अव्यय भाव समास उसको कहते हैं जब पहला पद क्या कहलाता है? अव्यय होता है, उसी को क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या रहेगा? अव्यय रहेंगे। जितने भी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सभी अव्यय के रूप में होते हैं, और उन्हीं शब्दों को का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अव्यय भाव समास में किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, और ये उत्तर पद। देखो, समास जो होता है इसमें केवल 2 ही पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, क्या होता है? एक होता है पूर्व, या हम जिसको कहते हैं प्रथम पद, और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद या बाद वाला पद। ये 2 पदों से मिलकर ही क्या बनता है? समास।
ठीक है, तो ये दो पद होते हैं, या तो किसी समास में प्रथम पद प्रथम जो पद रहेगा वो प्रधान रहेगा, या फिर किसी समास में उत्तर पद प्रधान रहेगा। ठीक है, तो जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ेंगे, इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि समास 6 प्रकार के होते हैं और किस समास की क्या विशेषता होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा क्या है हमारा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है इसको और भी अन्य भागों में विभाजित किया गया है। तो वो अन्य भाग कौन कौन से हैं, वो भाग है 3। पहला जो है वो कहलाता है कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर समास। दूसरा जो होता है वो होता है अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास। और तीसरा जो होता है वो होता है नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। देखिए, केवल तत्पुरुष समास के ही अन्य प्रकार होते हैं, बाकी किसी भी समास के कोई प्रकार नहीं होते हैं। ये सीधे सीधे आपको प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो तत्पुरुष समास जो होता है 3 प्रकार से विभाजित है, कारक चिन्हों के आधार पर, अलुक तत्पुरुष और तीसरा है नए तत्पुरुष। अब कारक चिन्हों के आधार पर जो तत्पुरुष समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं पूरे 6 प्रकार के। कारक चिन्ह आपने पढ़े ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अर्थ से अलग। ठीक है, अपादान जो होता है अर्थ से अलग होता है, और संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। तो जो तत्पुरुष समास होता है इसमें ना तो कर्ता का प्रयोग किया जाता है और ना ही संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल कहाँ से प्रयोग किया जाता है, यहाँ से कर्म से। तो कर्ता ने, कर्ता के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं ने, लेकिन कर्म के लिए हम प्रयोग करते हैं को। ठीक है, तो यहाँ कर्म से स्टार्ट हो जाएगा, ये कर्म से शुरू हो जाएगा। कौन सा आएगा सबसे पहले, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। करण तीसरा, करण तत्पुरुष ये 6 प्रकार के जो समास होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, कारक चिन्हों के आधार पर समास आते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। अलुक तत्पुरुष भी किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो बाकी किसी भी समास को विभक्त नहीं किया गया है, केवल तत्पुरुष समास को ही विभक्त किया गया है 3 प्रकार से, कारक चिन्हों के आधार पर, अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। आप चाहे तो मैं इसके सिंबल भी यहीं पर लिख देती हूँ, इसके संकेत भी यहीं पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, कर्म, कर्म के लिए हम को चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। कर्म के लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, को। कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान आएगा से के लिए से, ये कौन सा से रहेगा, अर्थ से अलग। इसके उदाहरण में आपको बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। संबंध का की के अधिकरण में और
पर, ये इसके चिन्ह रहते हैं। जब भी हम किसी शब्द को विभक्त करते हैं तो विभक्त करने के दौरान जो उसका विस्तारित रूप होता है, उस विस्तारित रूप में अगर इन चिन्हों का प्रयोग होता है तो वो कौन से समास कहलाते हैं? कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं, मैंने वहां पर लिखा था देशभक्त, देश के लिए भक्त या देश का भक्त, ठीक है, देश का भक्त लिखेंगे हम, देश का भक्त। क्या आ रहा है? का आ रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही मैंने लिखा रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए चिन्ह आ रहा है, तो के लिए के कौन सा आ रहा है? संप्रदान, ठीक है। मैंने कहा पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अब पथ अलग है और भ्रष्ट हो गया मतलब अलग हो गया, तो अर्थ से अलग क्या आ रहा है? अपादान तत्पुरुष आ रहा है। तो ये अलग अलग चिन्हों के आधार पर अलग अलग तत्पुरुष समास होते हैं। हम आपको सारे उदाहरण के सहित समझाएंगे ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप हर तरीके से शब्द को पूरा विस्तारित करके उसको देख कर आप सही तत्पुरुष समास की पहचान कर सकेंगे। तो ये 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के। अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तत्पुरुष समास, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, कारक चिन्हों के आधार पर अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। कारक चिन्हों के आधार पर फिर से 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। उसके बाद आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है? जब उपमेय उपमान की संज्ञा दी जाती है या फिर विशेष विशेषण विशेष्य की संज्ञा दी जाती है, या तो कोई तुलना की जाती है या फिर विशेषता बताई जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। इसके भी उच्चारण, इसके भी मतलब विग्रह करने पर क्या होगा? तुलना की जाएगी। जैसे कि हमने लिख दिया नील कमल, या हमने लिख दिया चंद्र, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मतलब जो मुख है वो किसके समान है? चंद्र के समान है, चांद के समान है। तो विशेषता बताई जा रही है ना कि उसका मुख कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, चांद की तरह दिखाई दे रहा है, विशेषता बताई जा रही है। ये कौन सा समास हो गया? ये कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक होता है, जो हमेशा संख्या को दर्शाता है, उसी को क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। जैसे कि पंचवटी, 5 वटों का समूह, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? द्विगु समास। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। त्रिलोचन, 3 नयनों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तरंग, 7 रंगों का समूह। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है द्विगु समास। उसके बाद आती है द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास किसको कहा जाता है? जब किसी शब्द में संयोजक चिन्ह आ जाता है, बीच में ऐसा डैश का चिन्ह आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह भी कहा जाता है इसको, या संयोजक चिन्ह कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता लिखा इधर और इधर लिखा पिता, पिता, ठीक है, माता पिता, बीच में संयोजक चिन्ह आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? द्वंद्व समास। ऐसे ही भाई बहन, भाई बहन के बीच में भी अगर योजक चिन्ह आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, इसका विस्तारित रूप बताते हैं, तो उसके अंतर्गत या तो और आता है या एवं आता है, ठीक है, या फिर न आता है, तो ये क्या कहलाता है? ये द्वंद्व समास कहलाता है। थोड़ा न नहीं, व आता है, ठीक है, और या एवं या फिर व आता है, तो ये शब्द जब अगर आ जाते हैं विग्रह करने पर तो वो कौन सा है? द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं, ना प्रथम पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि ना तो पहला पद प्रधान होगा ना ही बाद वाला पद प्रधान होगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें केवल जो फेमस चीजें होती है, जैसे कि जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं, इनके जो नाम रहेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। या हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं उनके भी नाम किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो बहुब्रीहि के नाम, बहुब्रीहि के अंतर्गत आते हैं। या किसी जगह का नाम है, कोई फेमस जगह है, उसका नाम आ रहा है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। कुछ कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो कर्मधारय या बहुब्रीहि से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें से सबसे पहली जो हमको तवज्जो देनी होती है वो किसको देनी होती है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आए वाले शब्द को, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कर्मधारय भी दे देते हैं और बहुब्रीहि भी दे देते हैं। और जो भी शब्द है, जैसे कि त्रिलोचन, त्रिलोचन किस शब्द का है? किस समास का है? उदाहरण द्वंद्व। लेकिन त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास भी तो आएगा जिसके 3 लोचन हो, अर्थात शिव, शिव के 3 लोचन होते हैं, 1 2 और 3। त्रिलोचन में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फिर बहुब्रीहि समास को।
बाद में फिर अगर ऑप्शन में नहीं रहा बहुब्रीहि तो हम किसको लगाएंगे, द्वंद्व समास को। ये विशेषता होती है इन दोनों इस समास की कि जो भी फेमस चीजें रहेगी वो किसके अंतर्गत आएगी, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगी। उसके बाद में ही अगर वही उदाहरण, सेम उदाहरण अगर दूसरे किसी समास में आ रहा है तो फिर उसको उस पर निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद में जैसे दशावतार हो गया, 10 सिरों वाला, ये भी द्विगु समास का भी हो गया और बहुब्रीहि का भी हो गया। तो लेकिन पहले अगर आपको प्रायोरिटी देनी है इसमें तो आप बहुब्रीहि समास को ही देंगे, बहुब्रीहि के लिए ही दशावतार पर सही निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये समास के प्रकार हो गए हैं सारे के सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं इन सारे समासों के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार के अव्यय होते हैं। तो अव्यय जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से अव्यय होते हैं। कितने प्रकार के अव्यय होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। पहला समास अव्ययी भाव। पहचान के लिए इसकी कुछ शब्द हैं, वो शब्द अगर आपने पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव। पहले आप इसमें एक चीज नोट कर लेना कि इसका जो पहला पद होता है या पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला या दूसरा। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अगर आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है, आपने समझा है तो आप बता दोगे कि कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व या पहला पद प्रधान होता है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या लगाओगे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आएगा, पद क्या होते हैं, पहला पद क्या होता है, मतलब पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो इसमें हम पहले आपको बता देते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद या पहला पद इसमें प्रधान होता है। इसके बाद में इसकी पहचान के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। अगर आपने देख लिए कि पहचान में या शब्द में ये चिन्ह आ रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। पहचान के शब्द, पहचान के इसमें शब्द होते हैं, शब्दों को मैं बता रही हूं आपको। अनु, आ, प्रति, हर, यथा, यावत, हर, उप, बहु, अधि। ये वाले शब्द अगर आ जाते हैं किसी भी शब्द में, पहले शब्द में ये वाले शब्द आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं पहला उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लिखते हैं हम इसके। पहला क्या है, यथाशक्ति का पहला उदाहरण है यथाशक्ति। ये शब्द है आपका यथाशक्ति पूरा एक साथ। अब अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या रहेगा, इसका विग्रह शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह रूप क्या रहेगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लिखते हैं भरपेट, पेट भर के। विग्रह रहेगा पेट भर के। अगला उदाहरण हम लिखते हैं प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन। अगला हम लिख देते हैं गली गली, हर गली।
हर गली। ठीक है, हमने लिख दिया घरों घर, हर घर। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है। हमने लिख दिया आजन्म, जन्म। तो ये कुछ उदाहरण है, इन उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से आएगा। ठीक है, हमने लिख दिया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अगर हमने लिखा तो ये क्या लिखेंगे हम, इसका विग्रह क्या होगा, प्रत्यक्ष का आंख के सामने। अब आप इसमें पहचान कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कि देखो मैंने क्या बोला कि पहचान के लिए अनु आ प्रतिभार यथा यावथर उपसु बहुवधि, ये अगर शब्द पहले पद में आ जाते हैं या पूर्व पद में आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अव्ययी भाव समास। अब देखो यहाँ पर पहला पद यथा आ रहा है, ये लिखा यथा, भर आ रहा है, वो लिखा भर, प्रति आ रहा है, ये लिखा प्रति, गली गली। अब ये क्या है, जब कुछ शब्द एक जैसे उच्चारण वाले आ जाते हैं तो उनको भी किसके अंतर्गत जोड़ा गया है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जोड़ा गया है। गली गली, घरों घर, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, इस तरीके के अगर शब्द आ जाते हैं तो वो भी किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने है, तो प्रति आ रहा है इसमें, प्रति धन अक्ष, इसका जब विग्रह करेंगे तो इसका क्या रहेगा, प्रति और अक्ष, तो ये भी क्या रहेगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, अव्ययी भाव समास में। यहाँ पर आ जन्म लिखा है, आ शब्द आ रहा है, यहाँ प्रति आ रहा है, तो जब पहले पद में किसकी पहचान हो, इन शब्दों की पहचान होती है तो उसी में क्या, उसी को क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यही शब्द क्या कहलाते हैं, प्रधान पद कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्रधान पद। तो यहाँ से आपको पहचान हो जाती है कि अव्ययी भाव समास को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। ये पहला हमारा समास हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हम पढ़ते हैं कौन सा, दूसरा समास हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास नहीं पढ़ते, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम ये लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, द्विगु समास। द्विगु समास में आप क्या लिखेंगे कि इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक। इसका पहला या पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसका पहला या प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्या बताता है जो। जैसे कि हम उदाहरण लिख लेते हैं, इधर हम लिखेंगे शब्द और इधर लिखेंगे हम विग्रह। पहला शब्द हम लिखेंगे पंचवटी, पंचवटी का हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, 5 वटों का समूह, यह समाहार भी लिख सकते हैं। दूसरा सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तीसरा पंजाब, 5 आबों का समूह। पांच आबों का समूह। चौथा हम लिखेंगे नवरंग, 9 रंगों का समूह। पांचवा हम लिखेंगे चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह। ये क्या कहलाते हैं सब, देखो अब इसमें भी सब जगह क्या आ रहा है, संख्या आ रही है। यहाँ पंच आ रहा है, यहाँ सप्त आ रहा है, यहाँ पंच आ रहा है, यानी 5।
9 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आपको, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं ये आपको, तो ये संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। यही मैंने आपको अभी बताया था कि जब जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है द्विगु समास। ठीक है, यहाँ पर सारे पद मतलब शब्द संख्या आ रही है। और भी उदाहरण लिख सकते हो आप, 4 पाई लिख सकते हो आप, 4 पाई लिख सकते हो, त्रिलोचन लिख सकते हो, त्रिलोचन, इसके बाद त्रिभुवन लिख सकते हो आप। ये सब क्या है, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको द्विगु समास भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। अगला समास जो है वो है द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरा हम समास पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तीसरा जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि योजक चिन्ह माता पिता है ना, माता पिता को अगर आप लिखेंगे तो माता और पिता लिखेंगे, तो जब विग्रह करने पर और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, इनका प्रयोग हो जाए तो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह की स्थिति में योजक चिन्ह की जगह योजक चिन्ह के स्थान पर और एवं तथा या शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ है शब्द और यहाँ है इसके विग्रह। शब्द मैंने लिखा क्या, माता पिता। माता पिता जब हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, माता पिता। माता और पिता, अपना पराया, अपना और पराया। अगला हम उदाहरण लिखते हैं घर बार। घर व अन्य, कपड़ा लत्ता, कपड़ा व अन्य। लाभ हानि, लाभ या हानि। ठीक है, तो ये और व या ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्वंद्व समास। देखो ये योजक चिन्ह है, इस योजक चिन्ह की जगह पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जगह पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, और का, इसकी जगह पर और का, इसकी जगह पर व का,
इसकी जगह पर व का, इसकी जगह पर या का। तो ये क्या बताता है कि ये जब हम योजक चिन्हों की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है, और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सारे प्रकार के समास पढ़ लिए हैं, मतलब उसके प्रकार पढ़ लिए हैं, और उन समासों में हमने पूरी जानकारी कितने समासों की दी है, तो 3 प्रकार के पूरे समास हमने उदाहरण सहित पढ़ लिए हैं। बाकी के जो 3 बचे हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और अगली क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, आपके पूरे सही रहेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं तो बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।